स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना स्पेशल वीडियोस चल रहे हैं, स्पेशल लेक्चर्स चल रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने री एग्जाम्स है, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स है। सो जरा भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे हिरेन सर है, यहाँ पे ऑलरेडी एसपी की एग्जाम्स चली गई है, उनको पूछ लेना एसपी वाले बच्चों को। हिरेन सर ने जो रिवीजन करवाया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ऑलमोस्ट वही पेपर आया था। मतलब पेपर वॉज ईजी, पेपर बहुत इजी था। उम्मीद करता हूँ कि उसी का पेपर भी इजी होगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स और मैथ्स वाले मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, तो उनके लिए भी मैं ट्राई करूँगा कि इकोनॉमिक्स के लिए और बीके के लिए बहुत सारे बच्चे लोग की कमेंट्स आ रही थी, यहाँ पे बता देता हूँ कि उनके लिए वीडियो ज़रूर आएंगे। पहले उसी एग्जाम से उसी पे फोकस करेंगे और बाद में अपन नेक्स्ट एग्जाम के लिए फोकस करेंगे। यस, एक पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मतलब जिन बच्चों ने वो प्रीवियस वाला पार्ट्स नहीं देखा है री एग्जाम रिविजन्स का, प्लीज़ बच्चे लोग देख लेना। बाद में ही फोर्थ पार्ट पे, मतलब फोर्थ चैप्टर्स पे जंप लगाना। ये वाले पार्ट्स के अंदर अपन चैप्टर नंबर 4, 5 दो पार्ट्स क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि दोनों लिंकअप में है। क्योंकि बिजनेस सर्विसेज और नेक्स्ट वाला चैप्टर है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस सर्विसेज, उस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 7 स्टार कर दो इसको, 7 स्टार कर दो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और वेटेज वाइज भी मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि 25 मार्क्स टू 30 मार्क्स के क्या है वेटेज है। तो प्लीज़ बच्चे लोग ये जरा भी एक भी ये चैप्टर्स का पार्ट स्किप नहीं करना है, एक भी कंसेप्ट स्किप नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है, बहुत इजी भी है। ऐसा भी किसी नहीं कि वो बहुत हार्ड लगे, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। आराम से जाएंगे, अपन डिस्कस करेंगे। चैप्टर बहुत लेंथी है तो थोड़ा वीडियो में भी एक्सटेंड हो, ये वाला मोर देन 1 आवर्स के बाद चला जाए। बट हाँ, अपने पास अभी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अपने को जितना हो सके उतना लर्न करना है। और हाँ, अभी थोड़ा सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, एटलीस्ट 3-4 दिन की बात है। और जब भी एग्जाम खत्म हो गई, उसी आपका अगर एक लास्ट पेपर है तो आप फ्री हो जाओगे। यस, अगर बीके इकोनॉमिक्स है उसी के लिए इतना जनरली लगता नहीं है केटी, तो बट हाँ, ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं कि नहीं लगता है। तो प्लीज़ अगर लग गई है तो टेंशन नहीं लीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, और मेरे पे तो उससे ज़्यादा डबल भरोसा रखिए। ट्रस्ट रखिए कि हाँ भाई हिरेन सर जो बोल रहे हो कुछ सोच समझ के बोलते रहेंगे। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं यहाँ पे अपन को क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ये सब चीज़ को अपन को क्या करना है, हाईलाइट्स करना है। बिजनेस सर्विसेज होता क्या है भाई? आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्टिविटीज़, मतलब हर ऐसी एक्टिविटीज़ इन लोग ने यहाँ पे मेंशन की है जो मेरे नॉर्मल डे टू डे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। बट आपके सिलेबस के अंदर बात करूँ तो मेजरली उन लोग ने जो डिस्कस किया है सर्विसेज देखेंगे तो ये वाली सर्विसेज इन लोग ने फोकस किया है। कौन सी सर्विसेज है, यहाँ पे आ जाते हैं। कहाँ गई सर्विसेज? ये रही। ये सर्विसेज आपके बिजनेस सर्विसेज के अंदर इंक्लूड किया है, आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया है। पहला है आपका नथिंग बट आ जाएगा बैंकिंग, सेकंड आ जाएगा इंश्योरेंस, थर्ड आ जाएगा वेयर हाउसिंग, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट है कम्युनिकेशन। आपकी 5 सर्विसेज आपके सिलेबस के अंदर कवर किया है। बट दीज आर द नॉट लिमिटेड। बिजनेस के अंदर डिफरेंट सर्विसेज और क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, और डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी टू एक्टिविटी। यस, तो आपके सिलेबस के अंदर इतनी ही सर्विस है तो आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बैंकिंग के साथ। अभी आज कोई भी बिजनेस हो, मेरे को बैंक छोटा बिजनेस क्यों ना हो, सोल प्रोप्राइटर क्यों ना, किराना की शॉप भी क्यों ना चला रहा हूँ, आज के दिन पे उसके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। क्योंकि आज नावडे सब क्या हो गया, यूपीआई हो गया। आज सपोज कि अपन को 10 रुपये का एक बिस्किट भी लेने आता है तो अपन कैश लेके नहीं आते हैं। आज जो सोसाइटी वो कैशलेस की तरफ हो रही है, सब क्या हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है। 10 रुपये का बिस्किट भी आज जो अपन क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। मगर आपके पास बिजनेस के अंदर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, छोटा से छोटा बिजनेस क्यों ना हो, तो आपका बिजनेस सक्सेड होने के चांसेस नहीं। अपन अभी आज प्रीफर वही करते हैं कि आज सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मैं खुद प्रीफर करता हूँ कि सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ किधर, तो मेरे को अगर सपोज कि जिसके पास कैश का ही धंधा है और जिसके पास ऑनलाइन वाला, तो मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ऑनलाइन वाला, क्योंकि कैश कोई रखता ही नहीं। आज की दिन पे ऐसा है कि आप चाहो तो 500,000 किलोमीटर अगर आपको ट्रैवलिंग करना है, आप विदाउट कैश ट्रैवल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि पूरा चीज़ें क्या हो गई है, बैंकिंग के थ्रू हो गई, सब पेमेंट क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। हाँ, बट आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए और आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, वरना 500 क्या 1 किलोमीटर भी ट्रैवल नहीं कर पाओगे अगर कुछ चीज़ें आपको लेनी है तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। एज अ बिजनेस के अंदर आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। अभी बिजनेस की बात करूँ, बैंकिंग, तो बैंक इज वन ऑफ द मेजर
फंक्शन हो जाता है बिजनेस के अंदर। ये छोटे लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, अपन बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की बात करते हैं कि बैंक इज अ मेजर फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है बैंकिंग के थ्रू ही होता है। तो फर्स्ट आ जाएगा बैंक आपका। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वी डील विद द डिपॉजिट इन एडवांस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। अभी यहाँ पे अपने को टाइप्स ऑफ बैंक भी दिया है। टाइप्स ऑफ बैंक एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछ लें अगर गूगली बॉल डालना है उन लोग को, अगर गूगली बॉल डालना है तो ये ऐसे इजी टाइप के क्वेश्चन भी आ सकता है। पर मेरे हिसाब से अगर ये 5 टाइप की जो सर्विसेज है आपको, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, लास्ट 2 को निकाल दो, लास्ट 2 को निकाल दो। ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सर्विसेज फॉर योर एग्जाम्स। एक एक क्वेश्चन भी आ गया तो 5-5 मार्क का भी एक एक क्वेश्चन काउंट करो। चलो बैंकिंग में से एक क्वेश्चन, इंश्योरेंस में से एक क्वेश्चन और वेयर हाउस में से एक क्वेश्चन, तो 15 मार्क तो यहाँ पे ही हो जाता है। पर लास्ट टाइम अभी जो बोर्ड एग्जाम हुई थी उन लोग ने ट्विस्ट ये डाल दिया था, उन लोग ने उसमें से नहीं बट ट्रांसपोर्ट में से 8 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया था। रोड ट्रांसपोर्ट था, जितना मुझे रिमेंबर है। देख लेना पेपर, देखो अगर आप पेपर जा रहे हो एग्जाम के लिए तो विदाउट प्रैक्टिस नहीं आना है आपको। एटलीस्ट लास्ट 3 साल का पेपर सॉल्व करना है, पास होना ही है बॉस। कुछ भी हो जाए 1 साल वेस्ट मत करो, सेक्रीफाइस कर दो 3-4 दिन, वरना बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा फ्यूचर्स में। जब भी आपके फ्रेंड में से कोई आगे निकल गया, बहुत तकलीफें होगी। तो प्लीज़ बच्चे लोग, ये एक मौका दिया है यूनिवर्सिटी ने आपको वापस से अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ने का, तो प्लीज़ इसको स्किप आउट मत कीजिए, लपक लीजिए ये मौके को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बैंक के अंदर। सेंट्रल बैंक क्या होता है? आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक। बैंकर्स का बैंक इज नथिंग बट सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक जिसके अंदर अपना अकाउंट होता है उसे कमर्शियल बैंक बोलते हैं। कोऑपरेटिव बैंक हो गया, डेवलपमेंट बैंक हो गया, एक्सचेंज बैंक हो गया जो नॉर्मली फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है, रीजनल रूरल बैंक हो गया, सेविंग बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, स्पेशलाइज्ड बैंक हो गया। तो दिस आर नथिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। तो ये बैंक आपके हिसाब से देख लेना, यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है अपना फंक्शंस ऑफ बैंक। एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, या तो री एग्जाम भी बोल सकते हो। ये री एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आई थिंक सो लास्ट टाइम नहीं पूछा था, तो यही साल पूछने की उम्मीद है, ये टाइम पूछने की उम्मीद है। 2 टाइप की बैंक का फंक्शन होता है, एक प्राइमरी फंक्शन होता है और एक क्या होता है सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन मतलब सब बैंक वो काम तो करती ही है, दिस आर नथिंग बट प्राइमरी फंक्शन, मतलब एक्सेप्टिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस और एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस, मतलब सेविंग के फॉर्म में, फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में, रिकरिंग के डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा लेती है अपने से मतलब बैंक, और वही पैसा लोन के फॉर्म में, एडवांस के फॉर्म में क्या करती है, क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में क्या करती है, लोन देती है। तो दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द एवरी बैंक और एनी बैंक। सेकेंडरी फंक्शन की बात करूं तो ये सेकेंडरी फंक्शन होता क्या, जो मेन फंक्शन नहीं होता, जो मेन फंक्शन इज द प्राइमरी फंक्शन, जिस पर्पस के लिए बैंक ओपन हुई है इज नथिंग बट मेन प्राइमरी फंक्शन। बट सेकेंडरी फंक्शंस क्या होता है? सेकेंडरी फंक्शन वो फंक्शन होता है जो मेन फंक्शन नहीं है, वो एंसिलरी बोल सकते हो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट यू मीन बाय कमर्शियल एंड बैंक एंड प्लीज एक्सप्लेन द एंसिलरी फंक्शन इज नथिंग बट सेकेंडरी फंक्शन। एंसिलरी फंक्शन का मतलब ही क्या होता है? सेकेंडरी फंक्शन होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ एंसिलरी फंक्शन, समझ में आ रहा है? तो एंसिलरी का मतलब ही होता है सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी के फंक्शन की बात करूँ तो 2 टाइप के फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन है और कौन सा फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि प्लीज एक्सप्लेन द यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। इतना छोटा सा पार्ट, मतलब नो डाउट उसके अंदर भी 4 मार्क के लिए पूछे जाए उतना तो मटेरियल दिया ही है। एग्जाम में अगर देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है कि प्लीज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो आपको दोनों लिखना है, प्राइमरी भी लिखना है, सेकेंडरी भी लिखना है। आई नो कि आपके बुक्स के अंदर 2 से 2.5 पेज का आंसर है, तो आपको हल्के से ब्रीफ में उसको 1-1.5 पेज में कंक्लूड कर देना है। अगर 5 मार्क के लिए पूछ रहे तो 8 मार्क के लिए पूछ रहे तो 2 से 2.5 पेज भरना है। बट सपोज खाली प्राइमरी पूछा था तो दोनों लिखना है, और सेकेंडरी पूछा था तो ये दोनों लिखना है, एजेंसी पूछा था तो एजेंसी का लिखना है। तो आपको एजेंसी में भी एक्सप्लेन करना है कि एजेंसी इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। समझ में आ रहा है? मतलब आपको एग्जामिनर को जो पेपर चेक कर रहा है उसको बताना कि मुझे मालूम है कि ये सेकेंडरी फंक्शंस का सब फंक्शंस है या। तो प्राइमरी फंक्शन कोई भी हो तो कोई भी बैंक का हो, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। अभी डिपॉजिट की बात करो तो टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब वो डिपॉजिट जो पैसा आपको आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही मिलेगा, इस बट टाइम डिपॉजिट। अभी उसके अंदर पहला पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब आप जब भी आप एफडी कराते हो तभी वहाँ पे टर्म लिखा रहता है, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, इज नथिंग बट फिक्स डिपॉजिट। मतलब वो पैसा आपको आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में मिलेगा। अभी रिकरेंट डिपॉजिट क्या होता है? देखो फिक्स डिपॉजिट और रिकरेंट डिपॉजिट में एक ही फर्क है।
फिक्स डिपॉजिट मतलब आपको लमसम अमाउंट सेम डे पे, मतलब जिस दिन एफडी करने जा रहे हो उसी दिन पे क्या करना है, भर देना है। पर रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आपको एवरी मंथ सर्टेन अमाउंट का फिक्स अमाउंट, मतलब इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो, मतलब इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो, एवरी मंथ आपको फिक्स अमाउंट का इंस्टॉलमेंट पे करना है 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, जितना भी टर्म आपने क्या किया है डिसाइड किया है। मतलब यहाँ पे लमसम अमाउंट भरना है, यहाँ पे एवरी मंथ भरना है। रिकरिंग मतलब कंटिन्यूअस बेस पे भरना है। अभी ये डिमांड डिपॉजिट की बात करूँ तो डिमांड का मतलब होता है जब भी मैं चाहूँ मेरा पैसा वापस से ले सकता हूँ। उसमें वन ऑफ द पहला आ जाएगा सेविंग अकाउंट। आज सेविंग अकाउंट में अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो अगर आप चाहो तो कल सुबह बैंक जैसे ओपन है आप 10 लाख आफ्टर सर्टन फॉर्मेलिटी के बाद क्या कर सकते हो, अपना पैसा पूरा निकाल सकते हो। इज नथिंग बट डिमांड, आपने डिमांड किया और उन लोग ने पैसा दे दिया, इज नथिंग बट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट है करंट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट है तो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसके लिए होता है, कमर्शियल्स के लिए, नथिंग बट कॉर्पोरेट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है। जो इंडिविजुअल सैलरी पर्सन जो अकाउंट होता है वो होता है सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट है ये हो गया प्राइमरी फंक्शंस का फर्स्ट फंक्शंस, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। सेकंड हो जाएगा प्राइमरी फंक्शंस के अंदर ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांस है। भाई कंपनी के बैंक के पास जो पैसा आएगा वो अपने पास थोड़ी रखेगा, वो धंधा करेगा उससे। मतलब आप सेविंग अकाउंट को 5% से फिक्स डिपॉजिट को 5% 8% पे क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी, और वो लोन के फॉर्म में 12% 18% पे लोन पे देगी। मतलब वो 2-3% का जो डिफरेंस वो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, फायदे हो जाएगा। ऑफकोर्स तो बिजनेस करने तो लिए उतरी है, नाम में लिखा है कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब होता है फायदे के कारण। यस, तो उसके अंदर लोन्स हो गया, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। एडवांस की भी बात करो, देखो लोन एंड एडवांस में आई थिंक सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंट। लोन आपको लेने जाने पड़ती है, लोन आपको लेना जाना पड़ता है, और एडवांसेस सामने से बैंक जाके देती है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड, उसमें एक लिमिट ऑलरेडी दे के रखा है, लिमिट ऑलरेडी सेट है, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, डिपेंड ऑन द योर प्रोफाइल या तो डिपेंड ऑन द योर सैलरी पर्सन। यस, तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोन एंड एडवांस। सब बोलते हैं लोन एंड एडवांस बोथ आर सेम, हल्का सा डिफरेंस है जो तुम लोग को मैंने समझाया। आई होप तुम लोग को मालूम होना चाहिए। उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, क्रैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, जो करंट अकाउंट को ही मिलता है, सेविंग अकाउंट को नहीं मिलता। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अकाउंट में 1 लाख है तो आप 2 लाख उठा सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि लिमिट डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के बेस पे। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो तो अकाउंट के अंदर पूरा है। नेक्स्ट आएगा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर भी बात करूं तो 2 फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन मतलब इस काइंड ऑफ एजेंट, बैंक आपके लिए एजेंट का रोल प्ले करेगा। जैसे कि कोई आपको बिल पे करना है, या तो कोई रेंट पे करना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी है, या तो फिर इसके बिहाफ में आपको पैसा लेना है, तो ये सब रोल प्ले करता है बैंक एज अ एजेंट। तो इसको बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। जैसे कि पीरियडिक कलेक्शन ऑन पेमेंट, आपका कोई पेमेंट हर महीने एक्सेप्ट करना है या तो पेमेंट करना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मगर आपके बिहाफ में कंपनी क्या करेगी, आपका शेयर्स का जो पोर्टफोलियो होता है वो मैनेज करेगी। फंड ट्रांसफर करना है, मतलब आपको किसी एक अकाउंट अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो बैंक करेगी वो आपके बिहाफ में। नेक्स्ट हो जाएगा डीमेट करना है शेयर, तो डीमेटराइजेशन भी करती है। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन भी करती है, मतलब फॉरेन के ट्रांजेक्शन भी डॉलर टू रुपीज़, रुपीज़ टू डॉलर में कन्वर्ट करके कर देती है। तो दीज आर ऑल कवर्ड अंडर द एजेंसी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन की बात करूं तो यूटिलिटी के अंदर इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक, जो एंसिलरी बिजनेस बोलते हैं ना, यूटिलिटी के अंदर भी एंसिलरी वाला है। तो पहले हो जाएगा ड्राफ्ट देना, चेक देना, लोकर फैसिलिटीज हो गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, गिफ्ट चेक हो गया। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल दिवाली आ रही है तो अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट चेक देना है, तो वो भी काम कौन करती है, बैंक देती है। अंडर राइटिंग सर्विसेज और गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, तो दीज आर ऑल कवर्ड अंडर द यूटिलिटी फंक्शन। बाद में आगे बढ़ते हैं ई बैंकिंग सर्विसेज। अभी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में आ जाते हैं, तो बैंकिंग के अंदर आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है। एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, जो पूरा ट्रांजैक्शन एक चिप के बेस पे होता है। ये चिप ही क्या है, अपना मोबाइल का सिम कार्ड जैसे दिखता है, ठीक है, तो वो चिप के बेस पे पूरा ट्रांजैक्शन होता है। डेबिट में भी देखोगे ये चिप रहती है। आरटीजीएस हो गया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बाद में एनईएफटी हो गया, नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर। तो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस जो इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में है। नेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई। नाउ आप मोबाइल में ही ऐप ओपन करके अपना स्टेटमेंट देख सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, कोई भी पेमेंट करना है कर सकते हो, मतलब रिसीव कर सकते हो। सब चीज़ें अपने मोबाइल के बेस पे हो गई है ऐप के थ्रू। और आईएमपीएस हो गया।
अभी आ जाते हैं सेकंड सर्विस के अंदर, इंश्योरेंस। देखो बैंकिंग में से आने के चांसेस जो लग रहे हैं मुझे फंक्शंस ऑफ बैंक लग रहा है, बट हाँ लास्ट टाइम आई थिंक सो लास्ट एग्जाम में उन लोग ने टाइप्स ऑफ बैंक पूछे, तो आई डोंट थिंक सो वो पूछ सकता है, और पूछे तो आपके लिए गूगली है। अदरवाइज फंक्शंस ऑफ बैंक जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट हो जाएगा इंश्योरेंस। अभी नाम नहीं लिखा है इंश्योरेंस, अभी ऐसा कुछ तो बड़ा सा वाव वाला वर्ड नहीं है, मतलब आपने सुना है अपने डे टू डे लाइफ में कि इसका इंश्योरेंस है, इसका इंश्योरेंस है, इसका लाइफ इंश्योरेंस है, इसका हेल्थ इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, बाइक का इंश्योरेंस होता है, व्हीकल का इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस मतलब होता क्या, नथिंग बट आपके रिस्क को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इज नथिंग बट इंश्योरेंस। LIC का तो स्लोगन ही है, LIC का स्लोगन क्या है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इज नथिंग बट आप अगर मर गए तो भी हम लोग आपके फैमिली की केयर करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको हर महीने क्या करना पड़ता है, प्रीमियम अमाउंट भरना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। तो पहले तो इंश्योरेंस का मतलब क्लियर है, इंश्योरेंस नथिंग बट प्रोटेक्ट योर रिस्क, जो आपको फ्यूचर में होने वाला है, जो अनसर्टन है, ठीक है, मालूम ही नहीं है। अभी सब बेसिक टर्म्स है इंश्योरेंस के अंदर। इंश्योर्ड मतलब जो पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जो प्रोटेक्टेड है, इंश्योर्ड। इंश्योरर मतलब हाँ बराबर ही बोल रहा हूँ। इंश्योरर मतलब या तो ऑर्गेनाइजेशन होगी, LIC इज ए इंश्योरेंस, जो प्रोटेक्शन का वादा देती है, कंपेंसेशन देती है। प्रीमियम मतलब हर महीने आप जो भरते हो, हर महीने जो इंस्टॉलमेंट में वो बोला कि भरना पड़ता है, आपको फ्री में तो प्रोटेक्ट करेगी नहीं, उसके लिए आपको एडवांस में सब अमाउंट देना पड़ता रहता है एवरी ईयर, उसको बोलेंगे प्रीमियम। पॉलिसी मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन जिसके अंदर एग्रीमेंट साइन करोगे, इज अ पॉलिसी। क्लेम मतलब आप जो क्लेम करोगे आफ्टर डेथ, आपके फैमिली मेंबर या तो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद जो आप अमाउंट लेते हो उसको बोलते हैं क्लेम। प्रपोजल मतलब जो ऑफर रिटर्न कंसेंट देता है वो प्रपोजल हो गया। और सब्जेक्ट मैटर लिखा रहेगा कि वो पॉलिसी किसके लिए है, लाइफ के लिए है, फायर के लिए है, या तो हेल्थ के लिए है, व्हीकल के लिए है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, को डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसके बेस पे। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस पर किस, अभी जब उसके फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस, ये क्या कर इंडिकेट कर रहा है, ये लाइफ के लिए क्या है, इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मैटर वो हो गया। अभी इंश्योरेंस के सर्टन प्रिंसिपल्स है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन फॉर मी, आना जरूरी ये वाला क्वेश्चन, क्या क्या प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का। पहला बोलता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दोनों पार्टी को, इंश्योर्ड को मतलब जो पॉलिसी ले रहा है और इंश्योरर कंपनी को, दोनों को अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। मतलब दोनों को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन एडवांस में बतानी है, कोई हिडन चीज़ें छुपानी नहीं है, हिडन एक्सपेंस छुपाना नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन है आप दूसरों को, ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है, बॉटम ऑफ द लाइन में ये बोलना चाहता हूँ। तो दोनों को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन बता देनी है। बाद में मालूम गिरा कि लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद आप बोल रहे हो कि मुझे किडनी में प्रॉब्लम था, ये मैं 1 ही साल जीने वाला हूँ, 2 साल जीने वाला हूँ, चलेगा नहीं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है प्रॉपर बतानी है, कोई भी स्टेटमेंट छुपाना नहीं है। यहाँ पे एक केस स्टडी भी दिया, पढ़ लेना, मैं जो बोला तुम लोग को वही है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अरे कहीं सब्जेक्ट मैटर तो होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कोई सब्जेक्ट मैटर होना जरूरी है। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है तो कुछ पॉलिसी का मतलब क्या हुआ। हमेशा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, और आपको उसका सब्जेक्ट मैटर हो फाइनेंशियल इंटरेस्ट के साथ होना जरूरी है। जैसे क्या लिखा है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट मैटर। अगर आप लाइफ ले रहे हो तो लाइफ इज अ सब्जेक्ट, अभी देखा अपने ऊपर मीनिंग में, समझ में आ रहा है कि नहीं। फायर इज अ सब्जेक्ट, यस। तो कोई सब्जेक्ट मैटर होना जरूरी है। जैसे कि इधर लिखा है, इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट रिफर्स टू द लाइफ इंश्योर्ड। इन फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट अ टाइम ऑफ द टेकिंग अ पॉलिसी और एट अ टाइम ऑफ द अकरेंस। मतलब अगर सपोज लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो वो सब्जेक्ट जिंदा होना चाहिए, बॉटम ऑफ द लाइन में ये बोल रहा हूँ। अगर मिस्टर एक्स अपना इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, मालूम गिरा कि मिस्टर एक्स है ही नहीं जिंदगी में, ऑलरेडी डेथ है, तो उसका लाइफ इंश्योरेंस लेके क्या मतलब है, कॉमन सेंस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है भरोसा, गारंटी, अश्योरिटी देना है कि भाई तेरा अगर एक्चुअल में लॉस हुआ तो हम लोग तेरे को क्या करेंगे, कंपेंसेट करके देंगे। हम लोग मतलब कंपनी तेरे को, इंश्योरेंस कंपनी तेरे को क्या करेगी, कंपेंसेट करके देगी। इंडेमनिटी मतलब गारंटी, यस। नेक्स्ट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। अगर सपोज कि यहाँ पे ध्यान से सुनना है, ये सब चीज़ें जो मैं तुम लोग को प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ ना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि भाई प्लीज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, तो मेरे हिसाब से अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो उन लोग शॉर्ट नोट के फॉर्म में बहुत बार पूछा है कि प्लीज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार देखे हैं। तो प्लीज
संभल जाना, मतलब हिरेन सर बोल रहे हैं कि हमेशा थोड़ा एडवांस बन जाओ। आप क्या सोचते हो कि अगर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में टाइप में क्वेश्चन बनेगा? नहीं, क्वेश्चन वो लोग घुमा के पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोट में खाली एक कंसेप्ट पूछ लिया, जैसे कि मैं तुम लोग को बोला था फर्स्ट पार्ट के अंदर स्केलर चेंज, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज पूछते हैं उन लोग, तो शॉर्ट नोट में भी आने के चांसेस है। तो माइंडसेट वैसे ही क्या करना, रेडी रखना। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, आई थिंक सो ये प्रिंसिपल ये बोलता है, देखो पढ़ भी लेता है कि भाई अगर सपोज कि क्या बोलता है ये प्रिंसिपल, ये बोलता है कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी चोरी हो गई, तो अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने उसका पैसा तेरे को दे दिया है ना, तो तेरे को गाड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, आई थिंक सो वो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, मिस्टर ए था, उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी और उसे पुलिस में FIR भी लिखाई, पुलिस ने भी ढूंढा, नहीं मिला, बट उसने इंश्योरेंस कंपनी ने उसको उसका पैसा दे दिया। बाद में सर्टन ईयर्स के बाद उसको गाड़ी मिल भी गई पुलिस वाले को, तो मिस्टर ए जाके बोलेगा ना कि गाड़ी भी दो और मुझे इंश्योरेंस के पैसे भी दो। या तो गाड़ी या तो पैसा, दोनों में से दोनों चीज़ नहीं मिल सकती। इधर यही बोला है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्या बोलता है कि अगर आपने वो कंपेंसेशन ले लिया है डैमेज का, तो तेरे को वो प्रॉपर्टी अगर फ्यूचर में मिली तो मिलेगी नहीं, या तो तू गाड़ी ले ले या तो वापस से इंश्योरेंस को अपना पैसा वापस दे दे। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है 3 डिफरेंट कंपनी से, 3 डिफरेंट कंपनी से, तो अगर सपोज कि आपको लाइफ की 1 लाख की पॉलिसी थी, तो आपको तीनों 1-1 लाख रुपया नहीं देंगे, तीनों 1-1 लाख रुपया नहीं देंगे, ये हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब तीनों मिला के कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब तीनों कंपनी आपको मिल के 1 लाख रुपया देगी। आप बोलोगे लॉटरी लग गई मेरे को, कुछ लॉटरी नहीं लगी भाई, आपको 1 ही लाख मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रीमियम भर रहे थे, उसके परसेंटेज के बाद हिसाब से आपको क्या मिलेगा, अमाउंट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल था कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी थी, पर 2 इंश्योरेंस से वो लिया था, पर प्रॉपर्टी की एक्चुअल में जितना लॉस हुआ है उतना ही मिलेगा आपको दोनों कंपनी से, वो हिसाब में कंट्रीब्यूट कर लेंगे। 2/4 और 3/4 में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट कर लेंगे वो वैल्यू को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। अरे बॉस, अगर आपको मालूम है सर्टेन टाइम ऐसे होता है कि अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल अपने गोडाउन में आग लग गई ना, अपन देखते हैं, मजा लेते हैं, अरे छोड़ो ना, लगने दो और आग लगने दो, अपने को इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा क्लेम मिलेगा। ये नहीं करना है। ये प्रिंसिपल एक रूल है कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर आपके आँख के सामने कुछ लॉस हो रहा है, तो आपको ट्राई करना है कि क्या करो, लॉस को कम करो। मिटिगेट करो मतलब रिड्यूस करो। मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करो। क्या रिड्यूस करो, लॉस को क्या करो, रिड्यूस करो, जितना हो सके रिड्यूस करो। भाई आप क्या करते हो, इंश्योरेंस से पैसा मिला, क्यों बर्डन डाल रहे हो उन लोग पे। अगर आप चाहते हो तो वो टाइम पे आग बुझा सकते थे, पर आपने बुझा ही नहीं, बिकॉज आपको इंश्योरेंस की लालच थी। ये चलेगा नहीं। ये प्रिंसिपल क्लियरली बोलता है कि आपको ट्राई करना है, इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। उसको हमेशा ट्राई करना है कि जितना हो सके क्या करो, प्रॉपर्टी का कम लॉस होने दे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। एक बहुत ज्यादा ट्विस्ट जैसा वर्ड है और एग्जाम में बहुत बार इस लोग को शॉर्ट नोट में डाल देते हैं और बच्चे लोग को गुमराह कर देते, कंफ्यूज कर देते। सर ये पूछा क्या है, देखो क्या लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा मींस व्हेन द लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉजेज, देन द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द लॉस शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ड्यू टू द डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस। सपोज सर्टेन टाइम ऐसा हो जाता है कि अपन इंश्योरेंस कोई और चीज के लिए लेते हैं और लॉस कोई और चीज के लिए हो जाता है, बट दोनों मिक्स से है। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल चोरी की और डैमेज हुआ। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे दिया ही है, हाउस वॉज इंजर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट, there was a theft in the house and before leaving the house was set on a fire by thieves. Now there are two causes of the loss, theft and fire, and the nearest cause of loss was fire, as the house was insured against theft and not by the fire. The insured will not get any compensation from the insurance company from the loss of fire, but he was get the compensation for the property of the loss by theft. मतलब देखो प्रॉपर्टी के अंदर चोरी की क्या की थी, इंश्योरेंस करवाई थी, पर वो चोर जाते जाते आग भी लगा गया, तो भले आग की कोई पॉलिसी नहीं ली थी, पर थेफ्ट की तो ली थी ना, चोरी की तो ली थी, तो उसके बदले में कंपेंसेशन मिलेगी, फायर का कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। मतलब सर्टेन टाइम में ऐसा होता है कि लॉस दो कोज मतलब रीजन, 2 रीजन से हो सकता है। तो आपको जो नियर है, जिसके लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसके बदले में ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा, बाकी के बदले में इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। 3 टाइप के इंश्योरेंस यहाँ पे आपको कवर किया है, लाइफ इंश्योरेंस,
मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। एग्जाम में इसके में से एक डिफरेंस बिटवीन आना कंपलसरी है। लाइफ मतलब सब्जेक्ट मैटर लाइफ हो जाएगा, फायर मतलब आग से, और मरीन मतलब शिप एंड ऑल डूब गई तो उसके भी सर्टेन टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे सब चीज़ें मैं नहीं पढ़ा सकता, आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं पढ़ाने बैठूँ तो ये सिलेबस खत्म नहीं ना हो, तो बेटर है कि ये सब चीज़ें आप कर लो। अगर डिटेल वीडियो देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके क्या कर सकते हो, डिटेल वीडियोस देख सकते हो। मरीन इंश्योरेंस और नेक्स्ट दिया है फायर इंश्योरेंस। ये तीनों के मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए थे लास्ट ईयर, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे जस्ट तुम लोग को हाईलाइट करवा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट है सर्विस जो होगा आपका ट्रांसपोर्ट को लेकर। एग्जाम में लास्ट टाइम अभी जो रिसेंट 2023 की बोर्ड की एग्जाम थे, रोड ट्रांसपोर्ट पूछा था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। प्रेडिक्ट नहीं किया था मैंने कि रोड ट्रांसपोर्ट भी पूछ सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो सीरीज चल रही थी बहुत पेपर की इजी चल रही थी, इतना हार्ड नहीं चला, तो पेपर की सीरीज वॉज ईजी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एसपी इजी गया है, तो ऑफकोर्स ये भी पेपर इजी आ जाए। ओसी और इकोनॉमिक्स और बीके जो भी है रिमेनिंग पेपर इजी है। प्रेडिक्ट करना है, बट अपने को माइंडसेट ये सर्च के रखना है, हमेशा माइंडसेट थोड़ा उल्टा सोचने का। अगर आपको लग रहा है पेपर इजी आएगा तो अपने को ये सोचना है हार्ड आएगा तो कैसा आएगा पेपर, प्रिपरेशन उसके हिसाब से करने का, तो पेपर आपको इजी लगेगा। हमेशा उल्टा करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन इजी दिखेगा आपको, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट की बात करो, अभी ट्रांसपोर्ट में क्या बोल, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है वन पर्सन या तो वन गुड्स आपको कैरी करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नथिंग बट वो प्रोसेस को एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करो, रोड, रेल, एयरवे, वाटरवे, मोनोरेल, मेट्रो, रोपवे, पाइपलाइन, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है प्लीज़ है, अभी ये डोंट से कि भाई सर ये भी पढ़ा हो, आप पढ़ लो खुद, और इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। पर करके जाना, 8 मार्क के लिए पूछा था लास्ट टाइम रोड ट्रांसपोर्ट, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेना पेपर। देखो पास होने का एक गुरु मंत्र है कि आपको विदाउट प्रैक्टिस जाना नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए लास्ट 3 साल के पेपर करने पड़ेंगे। दूसरा गुरु मंत्र, आपको 80 मार्क का पेपर अटेंड करके आना है। कभी भी पेपर देने बैठोगे तभी अपने प्यार की कसम खा के बैठना कि कुछ भी हो जाए मुझे पेपर 100 मार्क का 100% पेपर क्या करना है, अटेंड करना है। यस, तो जो भी एडवांटेज है डिसएडवांटेज है सब देख लेना। बाद में आता है नेक्स्ट सर्विस की तरफ, जो होगा आपका वेयर हाउस, जो मेरे लिए फेवरेट होता है एवरी टाइम। मैं हमेशा ये वाला क्वेश्चन में जब भी मेरे इंटरनल लेवल मतलब जब भी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ उसमें भी मैं ये क्वेश्चन डालता था। इसके अंदर 2 आपको वेयर हाउस पे क्वेश्चन बनते हैं, आई थिंक एक टाइप्स ऑफ वेयर हाउस है और एक सेकंड है फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। दोनों में से एक कंपलसरी क्वेश्चन आता था, लास्ट टाइम नहीं पूछा तो अलग बात है, बट इस बार पूछने के चांसेस हैं, तो प्लीज इसको करके जाना। वेयर हाउस का मतलब क्या है सर, वो तो समझा दो। वेयर हाउस का मतलब जो देख रहे हो, क्या दिख रहा है तुम लोग को, ये स्क्रीन देख के क्या समझ में आ रहा है, वेयर हाउस क्या है? वेयर हाउस नथिंग बट एक गोडाउन होता है जहाँ पे आप गुड्स क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एडवांस में क्या करते हैं, प्रोडक्शन बना के रखते हैं कि कल उठ के मार्केट में अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल डिमांड बढ़ गए तो आप मार्केट में से क्या इसमें से क्या कर सकते हो, सप्लाई इजीली कर सकते हो। तो वेयर हाउस इज एक बार स्टोरेज ऑफ गुड्स इन बल्क, ठीक है। देखो क्या लिखा है, वेयर हाउसिंग रिफर्स टू अ स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दस एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड टू विद द स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग ऑफ द गुड्स। अभी बात करो फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग, क्या क्या रोल अदा करता है वेयर हाउस। पहला हो जाएगा स्टोरेज, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड है प्राइस स्टेबलाइजेशन। अभी व्हाट यू मीन बाय प्राइस स्टेबलाइजेशन, लेटेस्ट एग्जांपल है जो अपन देख रहे हैं, टोमेटो का भाव आसमान पे, मतलब 160-180 kg बढ़ गया बिकॉज ऑफ द व्हाट, मार्केट में शॉर्टेज है, यस डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो ऑफकोर्स प्राइस क्या होगा, हाइक होगा। बट अगर सपोज कि प्रॉपर में वेलिज एडवांस अगर इन लोग ने मैनेज करके रखते थे गोडाउन में टोमेटो, तो ये प्राइस हाई नहीं होता था, प्राइस क्या होता था, स्टेबल होता था। अपन देख रहे हैं कि आज ओनियन का भाव स्टेबल है, पोटैटो का भाव स्टेबल है, बिकॉज ऑफ क्योंकि जैसी डिमांड आ रही है वैसे सप्लाई हो रहा है, जैसी डिमांड आ रही है वैसे सप्लाई हो रहा है। बट सपोज कि डिमांड बढ़ते गए और सप्लाई हो ही नहीं रहा है, सप्लाई डाउन हो रहा है, तो ऑफकोर्स प्राइस अनस्टेबलाइज हो जाएगा, प्राइस का भाव हाइक हो जाएगा। तो प्राइस स्टेबलाइज करने का मेन पर्पस वेयर हाउस ही है कि अगर वेयर हाउस में वेल इन एडवांस में आप गुड्स रख रहे हो, जैसे डिमांड आ रही है सप्लाई करो, जैसे डिमांड आ रही है सप्लाई करो, तो प्राइस क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। तो नेक्स्ट फंक्शन रहेगा प्राइस स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट है रिस्क बेयरिंग। ऑफकोर्स अपना वेयर हाउस बनाते क्यों है, रिस्क बेयरिंग। अगर अदरवाइज तो रोड पे रखते थे गुड्स, रोड पे भाई बारिश हो गई कुछ हो गया, तो इसलिए अपन वेयर हाउस में गुड्स रखते कि अपने गुड्स क्या हो, प्रोटेक्ट हो। फाइनेंसिंग, ये भी एक बड़ा रोल है। अगर आपके गोडाउन में 25 करोड़ 30 करोड़ का सामान है ना, तो आपको अगर 5 करोड़ का लोन लेना है तो आप इजीली ले सकते हो, क्योंकि आपके
वेयर हाउस में क्या है, सामान है, उसके बदले में आप क्या कर सकते हो, अपने लोन उठा सकते हो। वेयर हाउस के गुड्स आप क्या कर सकते हो, इन्वेंट्री बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं इसको, वो स्टॉक को आप क्या कर सकते हो, गिरवी रख सकते हो। 25 करोड़ का माल तो 5 करोड़ तो कोई भी बैंक दे ही देगी लोन, समझ में आ रहा है। तो उसके बदले में भी आप फाइनेंसिंग ले सकते हो, मतलब लोन ले सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा ग्रेडिंग एंड पैकिंग। आज तो वेयर हाउस में ये सब चीज़ें होती हैं, ग्रेडिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, पैकिंग हो गया, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है। टाइम्स एंड प्लेस यूटिलिटी, भाई टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी क्यों बोला है, टाइम यूटिलिटी इसलिए बोला है कि जब भी मार्केट में डिमांड बढ़े सप्लाई हो, डिमांड सप्लाई टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब रो मटेरियल, अरे सॉरी, गोडाउन से मार्केट में क्या करते हैं, गुड सप्लाई करते हैं, इसलिए प्लेस यूटिलिटी भी बोला गया है। और नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। नाउअडेज सेमी फिनिश गुड्स, या तो ऑलमोस्ट जो कन्वर्टेड गुड है, रो मटेरियल टू फिनिश गुड, वो सब चीज़ें अभी आज कहाँ पे होती है, वेयर हाउस में होती है। तो दीज आर द नथिंग बट फंक्शंस ऑफ द वेयर हाउस। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ बच्चे लोग इसको हाईलाइट करके रखना और करके जाना है। अगर लास्ट एग्जाम में नहीं पूछा तो इस बार मैक्सिमम चांसेस हो जाता है। जो अगर सपोज के लास्ट क्वेश्चन में मेरे 25 क्वेश्चन दिए थे लास्ट अभी बोर्ड एग्जाम में, अगर उसमें से जो क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में, वो मेरे लिए इस एग्जाम में री एग्जाम में मोस्ट फेवरेबल हो जाएंगे, बॉटम ऑफ द लाइन। अगर आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली लाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियोस सीखना है तो वो भी मेरे उसी की प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, बोर्ड एग्जाम 23 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी क्या करना, करके जाना। 25 क्वेश्चन मैंने आई थिंक जो देते हो हर साल, वो 25 या 30 क्वेश्चन आपको 2 बार पढ़ लेना है, पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग की। तो पहला वेयर हाउस है प्राइवेट वेयर हाउस, जो इंडिविजुअल ओन करता है, प्राइवेटली ओन करता है। पब्लिक वेयर हाउस, जिसका ओनर जिस पब्लिक के लिए बना है, और जनरली इसका ओनर भी कौन होता है, जरूरी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल ना हो, इंडिविजुअल भी हो सकता है जो पब्लिक यूज़ के लिए करते हैं, पब्लिक को देता है वेयर हाउसिंग। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, अपने सोसाइटी के अंदर अगर कोई गोडाउन खाली है तो वो लोग वेयर हाउस पब्लिक की यूटिलिटी के लिए देते हैं कम प्राइस में। तो इसका ओनर कोई भी हो सकता है, बट यूटिलिटी कौन करेगा, पब्लिक करेगी। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होगा, बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है, क्योंकि सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि आप के सामान प्रेडिक्ट नहीं किया था कि सामान आपका, मतलब फॉरेन से आपने जो मंगाया था कि 15 दिन के बाद आएगा, पर 15 दिन से पहले ही आ गया सामान, तो आपके पास इतना फंड नहीं है कि कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं, नॉन। तो आप क्या करते हो कि आप बोलते हो, जो शिपमैन होता है जहाँ पे शिप गुड्स लोड हुआ है, वहाँ पे बोलते हो कि आप है ना ये गुड्स है ना अभी फिलहाल में आपके स्टोरेज में रखिए, जो भी प्रोसेसिंग फीस होगी सब जगह होगी, कस्टम ड्यूटी होगी, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पे नहीं कर सकता, मैं आपको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या तो इंस्टॉलमेंट में पे करके मेरे गुड्स क्या लेकर जाऊंगा, छुड़वा के जाऊंगा। मतलब बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब क्या होता है, वही तो होता है कि बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब आर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द इंपॉर्टेंट गुड्स फॉर द स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी। जब तक आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते पब्लिक कस्टमर, तब तक वो गुड्स कहाँ पे रहेगा, आपका बॉन्डेड वेयर हाउस में रहेगा। कस्टमर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, उसके बाद उसके गुड्स क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, मतलब दे देंगे। नेक्स्ट है ड्यूटी पेड वेयर हाउस। ड्यूटी पेड वेयर हाउस क्या होता है कि आपको मालूम है कि मेरा बिजनेस ही होलसेलर रिटेलर मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, तो मैं क्या करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से गुड्स मंगाता हूँ, नेक्स्ट डे श्रीलंका को भेज देता हूँ। तो मैं क्यों मेरे गोडाउन में लेके आऊँ भाई, वेयर मालूम गिरा कि ऑस्ट्रेलिया से गुड्स आए आज, मुझे कल वापस से मॉर्निंग में श्रीलंका भेजना है, तो वो 24 घंटा भी नहीं है मेरे पास, और वो 24 घंटे में मैं मेरे वेयर हाउस में लेके आओ, ट्रांसपोर्ट करके वापस से नेक्स्ट डे श्रीलंका के लिए वापस से इधर लेके आओ, तो वो झमेला ना करूँ। और मैं ड्यूटी पे वेयर हाउस में बोल देता हूँ कि ये लो भाई सर्टन अमाउंट लो, तुम लोग को जितना ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा अमाउंट भर के मैं क्या करता हूँ उनके गोडाउन में क्या करता हूँ स्टोर करके रखता हूँ, उसको बोलते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस। मतलब मैंने कस्टम ड्यूटी पे कर दिया है, बट नेक्स्ट डे मुझे वापस से एक्सपोर्ट करना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ उनके ही गोडाउन में, मतलब नाम ही रहेगा ड्यूटी पेड, मतलब इस पर ड्यूटी पेड हो चुकी है और क्या करेंगे ये वेयर हाउस में रखेंगे, नथिंग बट ड्यूटी पेड। और कौन झमेला पाड़े, मतलब कि अगर सपोज के सपोज के मैं गुड्स लेके आया ट्रक भर के, मालूम कि बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो लॉस देखो अनसर्टन होता है, कभी क्या हो जाए किसको नहीं मालूम, तो उससे जब बेटर है कि सेफ जगह पे रखो, भले एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है वही है ना, यस, तो उसको बोलते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस। नेक्स्ट है गवर्नमेंट वेयर हाउस। गवर्नमेंट वेयर हाउस मतलब इसका ओनर कौन होगा, या तो सेंट्रल बैंक या तो स्टेट बैंक या तो दोनों मिलके हैं, इट्स नथिंग बट गवर्नमेंट वेयर हाउस जो पब्लिक के लिए होता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक। जस्ट तुम लोग को एग्जांपल दिया कि बहुत सारे गोडाउन में, बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में गोडाउन खाली होता है या तो शॉप ओपन होती है खाली होती है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं कि मीटिंग करके भाई ये खाली अपन दे देते वेयर हाउस के गोडाउन के फॉर्म में, तो अपने को रिवेन्यू जनरेट होगी, तो ये इज नथिंग बट कोऑपरेटिव वेयर हाउस। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, यहाँ पे जो पेरिशेबल गुड्स है
मिल्क प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स, वो क्या हो गया यहाँ पे स्टोर हो गया, उसको बोलते हैं कोल्ड वेयर हाउस। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नथिंग बट वार्तालाप जो तुम लोग के साथ मैं कर रहा हूँ थ्रू यूट्यूब, नथिंग बट सोशल मीडिया। यस, तो नावडे तो कम्युनिकेशन का जो स्ट्रेंथ है, जो वाइडनेस है, जो लेवल है, वो बहुत आगे चला गया। आज देखते हो कि अपन कम्युनिकेशन कितने सारे फॉर्म है, जैसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, कि आप कौन से भी देश के कोने में बैठे हो वहाँ पे आप चैट कर सकते हो, लाइव चैट कर सकते हो कैमरा के थ्रू। तो ये कनेक्टिविटी है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि क्या करना है आप लोगों को, कम्युनिकेशन पहुंचाना है एक दूसरे का, इस नथिंग बट कम्युनिकेशन। पहले के टाइम पे थोड़ा इन लोग ने पोस्टल सर्विसेज, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी, पोस्टल सर्विसेज में जब पहले के ज़माने की बात कर रहे हैं जहाँ पे अपन लेटर के फॉर्म में क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। तो ये पोस्टल सर्विसेज जो मेरे लिए ज़रा भी रिलेवेंट नहीं है, आप भी देख लेना ऊपर से, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चैप्टर क्या हो जाएगा अपना, चैप्टर नंबर 4 ओवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 देखते हैं फटाफट ऊपर से वंस अगेन। चैप्टर नंबर 5 बोलता है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। देखो मैं तुम लोग को अभी बता रहा हूँ, पूरा चैप्टर्स में नहीं पढ़ा सकता यहाँ पे, समझो वो बात को, क्योंकि आपके पास गिन के 3-4 दिन है और मेरे पास तो एक ही दिन है आपको रिवीजन करवाने के लिए, ये क्या 2 दिन। तो आपको अगर फुल वीडियो बना है, देखना है तो मेरे बने ही हुए हैं, वही चीज़ वापस से यहाँ पे रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पे मेरा मेन मोटो है कि आपको क्रैक करना है एग्जाम और कहाँ फोकस करना है और कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो गलतियां दोहराई थी लास्ट एग्जाम में, वो गलती तो मत ही दोहराना। कुछ भी हो जाए 80 मार्क का पेपर अटेंड कर लेगा तो मेरी गारंटी है जो फेल होने के चांसेस है वो मतलब साउंड मिनिमाइज हो जाएंगे, 5% हो जाएंगे, पास होने के चांसेस 95 हो जाएंगे। ठीक है, तो 80 मार्क का पेपर अटेंड करके आना। और कुछ डाउट हो तो मैं तो हुई ना यहाँ पे, आप कमेंट लिख दीजिए कि सर मेरे को समझ में आया, ये कर रहा हूँ, करवा दूंगा, टेंशन का नको लेना। यस, चलो नेक्स्ट आ जाएगा, थोड़ा बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेगा, जो होगा आपका मॉडर्न बिजनेस, मतलब इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस बोल सकते हो, जहाँ पे आज देखते हो कि ऑनलाइन बिजनेस आ गया, बाद में B2B, B2C, C2C, C2B, ऐसे करके बहुत सारे वेरिएशन के बिजनेस आ चुके हैं। और उसके अलावा बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस तो है ही। आज तो वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी, जैसे कि आप अभी मैं बात करूँ कि फॉरेन की कंट्री इंडिया में ऑपरेट हो रही है, मतलब स्टाफ इंडिया का पूरा ऑपरेट कहाँ से हो रही है, फॉरेन से हो रही है। मतलब खाली आपको क्या यहाँ से काम करके क्या करना है, पहुँचा देना है। ये सब चीज़ें यूएसए वाले बहुत फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए में मेन पावर बहुत कम है और इंडिया में सबसे ज़्यादा, वही तो प्लस पॉइंट है, मेन पावर सबसे ज़्यादा है और कम प्राइस में भी मिल जाता है यार, तो एक एडवांटेज है ही है उसका। तो देखते हैं इमर्जिंग मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, स्कोप ऑफ ई बिजनेस की बात करेंगे। ई बिजनेस क्या होता है, नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो नावडे ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं लेके जा रहे हो तो इट्स अ डिसएडवांटेज। आज का धंधा अगर चलाना है तो आपको मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। अगर मैं मेरी बात कर रहा हूँ, सपोज के फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग पहले, मैं 5 साल पहले की बात करूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि यूट्यूब में मैं ऐसा बच्चे को पढ़ाऊंगा। पूरा टोटली डिफरेंट हो गया। आज तौर तरीका हो गया पढ़ाने का। पहले जो तौर तरीके थे पढ़ाने के, पहले ऑफलाइन थे, वहाँ पे 20 बच्चे लोग हम लोग को देखते थे, आज 200 बच्चे क्या 2000 बच्चे लोग देख रहे हैं हम लोग को। तो ये जो तरीका है, अगर आपको वाइड रेंज तक पहुँचना है, बड़े लेवल तक पहुँचना है और पूरे ओवर ग्लोब, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया पहुँचना है, तो एक सोशल मीडिया ही है जो डिजिटली है, जो आपको पहुँचा सकता है। ठीक है, अभी बात करते हैं ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। यहाँ पे स्कोप ऑफ ई बिजनेस की बात करें तो B2B, मतलब यहाँ पे दोनों पार्टी के होगी, बिजनेस टू बिजनेस। सेकंड होगा B2C, यहाँ पे 1 पार्टी बिजनेस 1 पार्टी कस्टमर। एग्जांपल लूँ तो तुम लोग को ले सकता हो फ्लिपकार्ट। यहाँ पे आ जाएगा C2B, मतलब कस्टमर बोलेगा कि कस्टमर अपने अकॉर्डिंगली बिजनेसमैन को बोलेगा तू ऐसा प्रोडक्ट बना के मेरे को दे, मतलब मुझे मॉडिफाई करके दे, कस्टमाइज प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हो जाएगा C2C, जहाँ पे दोनों पार्टी कौन होगी, कस्टमर। वन ऑफ द एग्जाम्पल OLX, यहाँ पे दोनों पार्टी बायर एंड सेलर कौन है, कस्टमर है, बेचने वाला लेने वाला। नेक्स्ट है B2A, 1 पार्टी इज अ बिजनेस, सेकंड पार्टी इज अ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी। और नेक्स्ट है C2A, 1 पार्टी कस्टमर और नेक्स्ट पार्टी गवर्नमेंट अथॉरिटी। B2A में एग्जाम्पल दे दूँ, गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, मतलब बहुत सारे रेगुलेशन बनाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल GST हो गया, इनकम टैक्स पे करना है, कस्टम ड्यूटीज पे करना है, तो ये सब आ जाएगा बिजनेस टू ए में, B2A में। अगर कस्टमर के लिए फैसिलिटीज बहुत सारी प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैन कार्ड लेना है, बाद में आ जाएगा आधार कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनाना है,
तो ये लाइसेंस बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये आ जाएगी एक्टिविटी अंदर द C2A के अंदर। तो अगर स्कोप आए तो प्लीज़ लिख देना, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ईजी है। बाद में बेनिफिट क्या है, देखो बेनिफिट है किसके, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या है, आप पहले तो अपना धंधा इजी कर सकते हो, इजी फॉर्म कर सकते हो। आपका लैपटॉप है, थोड़ा बेसिक चीज स्ट्रक्चर है आपके पास, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप क्या कर सकते हो, अपने घर पे से भी बिजनेस एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, मतलब जो भी अपने बिजनेस के रिलेटेड है वो डिपेंड करता है कि बिजनेस टू बिजनेस। फॉर्मेशन ईजी है, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, तुम लोग बोला एक लैपटॉप हो जाए, एक इंटरनेट हो जाए, आप अपना धंधा घर से चालू कर सकते हो। कन्वीनियंट है, जब भी चाहे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 24 आवर इंटू 7। स्पीड, ऑफकोर्स स्पीड का ज़्यादा फास्ट हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है तो। अगर मैं सबसे बात करूँ, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हो और 1000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक ही बंदा पूरा जितना गुड्स निकाल देगा उतना 1000 जन मिल के दिन के गुड्स निकालेंगे नहीं। यस, तो ये हो जाएगा। स्पीड, ग्लोबल एक्सेस है। आज में मेरा अगर मुझे कुछ जीमेल पे काम करना है तो मैं फॉरेन में भी बैठा हूँ तो भी वहाँ से मैं फाइल भेज सकता हूँ बना के। तो ये सब ग्लोबल एक्सेस, आप कहाँ देश के कोने से भी विदाउट एनी बाउंड्री के आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। मूवमेंट टुवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी, आज सब चीज़ें, इवन तो आज तुम लोगों को मालूम, मूवी की टिकट ले रहे हो, मूवी की टिकट भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। मतलब आपको पहले की तरह नहीं कि टिकट लेना है, आपको सब चीज़ें पेपरलेस हो रही है। आप ट्रेन की टिकट लो, फ्लाइट हो गया, सब चीज़ें भी क्या हो रही है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम पेपरलेस हो रही है बिकॉज ऑफ द सेव द ट्रेन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट। ऑफकोर्स नाउ डे गवर्नमेंट भी बहुत सारे बच्चे लोग क्या, बिजनेसमैन को, स्टार्टअप वाले को, एंटरप्रेन्योर को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं डिजिटलाइज की तरफ कन्वर्ट होने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा इजी पेमेंट भी इजी है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। UPI 10 रुपये का, आप देख, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप 1000 किलोमीटर तक ट्रैवल करो, खाली आपके अकाउंट में मोबाइल होना चाहिए, आपका इंटरनेट होनी चाहिए उसके अंदर, और उसके अंदर बैंक अकाउंट लिंक होकर आपके खाते में पैसा होना चाहिए, जरूरी है। यस, नेक्स्ट है एवरी एडवांटेज के सर्टेन डिसएडवांटेज तो होते ही है। अभी इलेक्ट्रॉनिक के भी डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ पर्सनल टच, कोई टच नहीं होगा पर्सनल टच, क्योंकि कभी अमेजोन वाले को मालूम है जो सेलर है उसको कि कौन बायर है, नहीं। पर अगर वो चीज़ आप अगर ऑफलाइन बाय करने हैं तो वहाँ पे एक रिश्ता बन जाता है कि आप सपोज कि हर दिवाली वहाँ पे गुड्स आप क्या लगते हो, शर्ट लेने जाते हो, एक रिलेशन बन जाती है कि आप, हाँ भाई, पर्सनल टच, वो एक पर्सनल टच अलग हो गया। दूसरा पर्सनल टच क्या, अगर सपोज कि आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से आप शर्ट मंगा रहे हो या तो अमेजोन से शर्ट मंगा रहे हो, उसको आप टच कभी कर सकते हो जब गुड्स घर पे आएगा तभी। बट अगर आप दुकान में जाके ऑफलाइन जाके आप गुड्स बाय करो तो आप वहाँ पे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, तो वो नहीं मिलेगी आपको ऑनलाइन, ऑफकोर्स नहीं मिलेगी। डिलीवरी टाइम, सर्टेन टाइम डिलीवरी टाइम भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपको ऑन द स्पॉट एक दिन में आपको बाहर जाना है किधर शादी में, तो आपको उधर डिलीवरी टाइम दिखा रहा है 3 दिन में मिलेगा, तो इट्स अ क्रिएट कि बेटर है कि आप ऑफलाइन लेके आओ, पैसा दो और गुड्स ले लो, बात खत्म। सिक्योरिटी इशू, ऑफकोर्स आज अपन फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे अपनी बैंक अकाउंट लिंक करते हो। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्रीट करना कि अगर सपोज कि फेसबुक, फ्लिपकार्ट वाले ने, अमेजोन वाले ने अपना डेटा बेच दिया तो रातों रात सबके अकाउंट खाली, तो ये एक सिक्योरिटी इशू है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ऑफकोर्स होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट डे टू डे बेस पे चेक करती है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन, क्योंकि जहाँ जहाँ अपना डेटा जा रहा है वहाँ पे चेक करती है या, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट को इंटरफेस करना। तो इट्स अ वन टाइम, कभी कभी अपन को लगता है कि इट्स अ प्रॉब्लम, पर इसके बेनिफिट भी तो है। और लास्ट है हाई रिस्क, आप एक दूसरे को पहचानते नहीं हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, आज के दिन में तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। ऑनलाइन साइट पे अपन कैश ऑन डिलीवरी तो होता रखते नहीं वो लोग, शाणे लोग, और वो लोग क्या करते हैं, पेमेंट ऑनलाइन लेके गुड्स भेजते ही नहीं है, डमी साइट थी। संभाल के, प्लीज़ बच्चे लोग संभाल के, कोई भी पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन 100 बार उसकी ऑफिशियल साइट चेक करना, उसके बाद ही क्या करना, पेमेंट करना। आपके मम्मी पापा अगर एक्सपर्ट नहीं है, मेरी मम्मी पापा की बात करूँ, इतना एक्सपर्ट नहीं है ये सब चीज़ के अंदर, उनको इतना डिजिटलाइज नॉलेज नहीं है, क्योंकि अपने तरह पढ़े लिखे थोड़ी है उन लोग, पहले के ज़माने के लोग, तो उनको ये सब चीज़ें बतानी है। आप तो पढ़े लिखे हो ना, या तो आपको ये सब चीज़ें बताना है, फ्रॉड से बचना है। बाद में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, प्रोसीजर होता है कि आज सपोज कि आपने फ्लिपकार्ट डाउनलोड किया तो रजिस्ट्रेशन करोगे आप, उसके अंदर अपना नाम, इन्फॉर्मेशन, ये सब हो गया। बाद में ऑर्डर प्लेस करोगे, प्लेस करने के बाद पेमेंट करोगे। अब पेमेंट में भी वेरियस ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट हो गया, ऑनलाइन नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, ये छोटो जान दो, आउटसोर्सिंग। यस, ये उस पर क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है।
आउटसोर्सिंग पे क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको स्किप मत करना प्लीज बच्चों लोग। आउटसोर्सिंग होता है क्या है, देखो सिंपल मतलब आउटसोर्सिंग का क्या होता है कि अपन है ना सर्टेन टाइम अपन सपोज कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। मैं हूँ CS कंपनी सेक्रेटरी, तो मुझे कंपनी फॉर्मेशन करना है, कंपनी बंद करना है, कंपनी के जो भी कंप्लेंसेस है मेरा फ्रेंड बोलता है तू कर, ठीक है वो मैं कर सकता हूँ बिकॉज वो उसमें मैं स्पेशल हूँ। मेरा फ्रेंड बोलता है मुझे कि हिरेन भाई मैं तेरे से कंपनी के काम तो कर रहा था, कंप्लेंस कर रहा था, पर तू मुझे है ना कंपनी के कंप्लेंस के साथ साथ GST का भी नॉलेज दे, GST की भी सर्विस दे। अरे मैंने उसको बोला कि नहीं भाई मैं GST नहीं संभालता बिकॉज आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो भी वो बोलता है कि नहीं ये सर्विस भी मुझे तेरे से ही चाहिए, तू उसके अंदर इन्वॉल्व है। बहुत फोर्स कर रहा था, मैंने बोला ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसको मैंने क्लियरली बोला वो काम मैं नहीं करूँगा। तो वो पता चलेगा मुझे कोई लेना नहीं, तू इंटरफियर करना। मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड था उसको मैंने क्या कर दिया, वो काम क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। मतलब मेरा फ्रेंड चार्टर्ड अकाउंट था, उसने मैंने जो कंपनी का काम मैं कंप्लाइंस संभाला था वो काम का वो कंपनी का GST काम किसको दे दिया, मेरे फ्रेंड को दे दिया, क्योंकि ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ एक्सपर्ट, उसको मालूम है कैसे क्या क्लेम करते हैं, क्या है IGST होता है, कभी CGST लगाना है, वो सब नॉलेज उसको था। तो मैंने क्या कर दिया, वो काम मैं नहीं एक्सपर्ट था पर वो स्पेशलाइज पर्सन को मैंने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। तो वो एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग बोलेंगे। तो सर ये एक ही रीजन हो सकता है, स्पेशलाइज नहीं। सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि जो मेरे को सपोज कुछ GST का नॉलेज भी है बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो भी मैंने क्या कर देता हूँ, आउटसोर्सिंग। मतलब कोई सा ऐसा भी काम, कौन सा भी काम कि जो काम आप नहीं कर रहे हो, आप दूसरे के थ्रू निकाल के आप अपने क्लाइंट को दे रहे हो, इट्स वो एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग बोलेंगे। नीड क्यों, जरूरी क्यों आउटसोर्सिंग का, एडवांटेज पड़ते क्या क्या जरूर, एडवांटेज क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज हो जाएगा कि अपन ज़्यादा फोकस कंप्लाइंस में करेंगे, GST वाला आउटसोर्स कर देंगे तो वो खर्चा भी बचेगा अपने लिए। वरना सपोज कि वो GST वाला मैं करता मेरे फ्रेंड का काम, तो उसके लिए भी मुझे एक पर्सन हायर करना पड़ता, उसकी सैलरी का कॉस्ट, और वो बंदे का काम था 2 महीने 3 महीने के लिए, तो मैं उसके लिए फुल टाइम एम्प्लॉय रखूँ तो कॉस्ट बढ़ेगा, तो वो बढ़ाना नहीं है मुझे, इसलिए मैं आउटसोर्स कर दिया, तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। स्टिम्युलेट एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट, लो मैन पावर कॉस्ट, access to the professional expert and high quality services, emphasis on a core process rather than the supporting one. Of course मैं मेरी core activity क्या है, compliance, कंपनी कंप्लाइंस, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ GST एंड ऑल में। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आर रिड्यूस, ऑफ कोर्स सपोज कि फॉर एग्जांपल GST के लिए मुझे सपोज कि बोला डेटा एंट्री पास करने के लिए टैली लेना पड़ता, तो उसका सॉफ्टवेयर का खर्चा, तो वो सब जपा कौन करे, उससे क्या कर दो, आउटसोर्स कर दो। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन प्रोडक्टिविटी, ऑफ कोर्स अगर मैं मेरे फ्रेंड को दे रहा हूँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसमें वो काम डबल अच्छे से निकाल के देगा क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, इसलिए मैं आउटसोर्स करता हूँ। नॉलेज शेयरिंग भी ज़्यादा होगा, तो दिस आर नथिंग बट एडवांटेज। बट एवरी एडवांटेज के डिसएडवांटेज तो ज़रूर होता है। देखते हैं, पहला ये लैक ऑफ कस्टमर फोकस। सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि अपन ये सब झमेले के कारण अपने ही कस्टमर पे फोकस कम कर देते हैं। थ्रेट टू द सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस, ऑफकोर्स मेरा फ्रेंड जो था जिसने मेरे को डेटा दिया था मेरी कंपनी का, उसकी कंपनी का, कि भाई ये ले GST के लिए डेटा, मैं मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फ्रेंड था मिस्टर ए बोल देता हूँ, चलो यहाँ पे मिस्टर ए को मैंने दिया था, उससे भाई ने वो डेटा घुमा दिया या तो फिर पब्लिश कर दिया, तो वो बोलेगा ना मेरा बिजनेसमैन दोस्त कि क्या किया साले तूने, मैंने तेरे को देख के भरोसा देख के तेरे को डेटा दिया और तू आउटसोर्स किया और उसने सब पब्लिश कर दिया, मेरे कॉम्पिटिटर को भी डेटा दे दिया, तो कॉन्फिडेंशियलिटी सिक्योरिटी इशू होता है। डिससेटिस्फैक्टरी सर्विस, सम टाइम ऐसा होता है कि जो मेरा फ्रेंड चार्टर्ड अकाउंट है उससे जो सर्विस मेरे को दी और वो प्रोजेक्ट मैंने मेरे बिजनेसमैन फ्रेंड को दिया उसको अच्छा ना लगा हो, डिससेटिस्फैक्टरी सर्विसेज, एथिकल इश्यू आ जाता है और अदर डिसएडवांटेज। बाद में अभी मैं आउटसोर्सिंग की बात करूँ तो उसके अंदर भी 3 टाइप की सर्विसेज है। पहला तो बिजनेस आउटसोर्सिंग, BPO बोलते हैं उसमें। बाद में एक है KPO, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और थर्ड है LPO, लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ऐसे करके 3 प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखोगे तो सेम ही है जो आउटसोर्सिंग है, अभी जस्ट अपन ने डिस्कस किया। डिफरेंस क्या है BPO में, BPO इज नथिंग बट बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रोसेसिंग सर्विसेज का मतलब होता है पूरा बिजनेस का ओवरऑल अपन क्या करते थे, आउटसोर्स कर देते हैं। अपन पूरा बिजनेस अपन क्या करते थे, आउटसोर्स कर देते थे।
बाद में आता है केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जो मैंने मेरे फ्रेंड को दिया था चार्टर्ड अकाउंट, वो एक पर्टिकुलर फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट है। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग मतलब वो किस में एक्सपर्ट है, टैक्स, जीएसटी एंड ऑल। लीगल आउट प्रोसेसिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है कि भाई जहां पे एक बंदा लॉ फॉर्म में, लीगल में क्या होगा, एक्सपर्ट होगा, अगर मैं उसको आउटसोर्स कर रहा हूं तो वो एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और शॉर्ट में बोलेंगे एलपी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, इसका सर्टेन डिसएडवांटेज और एडवांटेज है जो अपन जैसे पढ़े हैं ऊपर, मिलते जुलते हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या करता हूँ यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। ये सर्टन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए। वंस अगेन आपको डिटेल में वीडियो देखना है, बिंदास देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखे है, वहाँ पे एक्सरसाइज भी पढ़ा है। देखो ऑब्जेक्टिव्स 15 से 20 मार्क का आता है, डिफरेंट बिटवीन आपको 15 से 20 मार्क का आता है। पर डिफरेंट बिटवीन हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ कि वो दिखता है 15 मार्क का, पर वो अल्टीमेटली आपको पूरे पेपर में 25 से 30 मार्क की हेल्प करता है। तो डिफरेंट बिटवीन और ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो जाए, 1 मार्क का रॉन्ग जाना नहीं है, नहीं। ठीक है, चलो तो ये वाला पार्ट यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में अपन लास्ट पार्ट करेंगे जिसमें अपन चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 पढ़ के क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो प्लीज़ चैनल के लिए टिल टाइम अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।